हेलो एवरीवन, जय मसीह की। मेरा नाम है आरसी। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 1 का पार्ट 3। पिछले हमने पार्ट 2 में जो है बहुत कुछ कवर करा। ये आज के इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है और इसे हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। लास्ट पार्ट्स में हमने पॉलिटिकल साइंस के जो रिलेशंस थे वो कर लिए थे सोशियोलॉजी एज वेल एज हिस्ट्री के साथ। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन कैसा है इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। तो वी नो वेरी वेल इफ वी आर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि जो इकोनॉमिक्स है इसके फादर कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस वगैरह लिख रखी हैं आपकी बुक में भी। तो एडम स्मिथ है, ठीक है। और इन्होंने कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दी थी और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। 2-3 और स्टेटमेंट्स हैं एल्फ्रेड मार्शल की है और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ठीक है, इन 3 चीजों को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। एज वेल एज हम इकोनॉमिक्स की मदद से हम ये देखते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड है इसमें जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके यूजेस क्या है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस इन द सेंस कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे दूध है, ठीक है, दूध को हम रॉ भी ले सकते हैं, दूध की चाय भी बना सकते हैं, उसकी स्वीट्स बन रही है, उसकी खीर बन रही है, उसका दही बन रहा है, उसका बहुत कुछ बन रहा है। तो मतलब एक चीज तो एक है ना, लेकिन ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑल्टरनेटिव जो है यूजेस है, एज वेल एज उसकी जो डिमांड्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो उनके लिए उन स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है, इन सारी चीजों का जो है सारा फंडा जो है हम किसमें स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है। ठीक है, so let me erase the title also, because if you all are here in the video, so you all are very well introduced with the fact that we are going to study the chapter number 2 and it's our part 3. yes, so अब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस ने इकोनॉमिक्स को क्या दिया, मतलब कि इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल साइंस से क्या हेल्प होती है। ठीक है, तो जैसे पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा था पी साइंस लिख के इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो ये जो इसमें जो फैक्ट्स आएंगे ना बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको जस्ट अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर लगाना है और सोचना है और इन पॉइंट्स को आपको याद करके फटाक से लिख देना एग्जाम में, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इसेंशियल है इसी चीज के लिए। देखो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की हमें जरूरत है। ठीक है, प्रोग्रेस यानी कि आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, एवरी ईयर जब नया साल आता है तो टेलीविजन पे आपने देखा होगा, न्यूज चैनल्स में, कि एक सेंसस होती है ना, स्टैटिस्टिक्स निकलता है, उसमें बोलते हैं कि हमारी कंट्री इकोनॉमी के लेवल पे फर्स्ट पे है, हमारी सेकंड पे। तो वो क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस होता है आगे बढ़ना, है ना। तो ऐसे ग्राफ की मदद से दिखाते हैं ना वो कि कौन सी कंट्री कैसे बढ़ी, 2019 में कहा, कि 20 में कहा, तो वो सारी चीजें। तो कहता है कि अगर इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस चाहिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो सपोज आज के 5 साल है, ठीक है, 5 ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ। अब ये पहले 5 ईयर्स में ना गवर्नमेंट ए आई, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट बी आई और नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट सी आई। ये हम कर रहे हैं कंट्री 1 की बात, ठीक है। उसके बाद एक बात करते हैं कंट्री 2 की। यहाँ पे 5 ईयर्स में ए गवर्नमेंट, यहाँ पे 5 ईयर्स में फिर से ए गवर्नमेंट और फिर से अगले 5 ईयर्स में ए गवर्नमेंट। तो ज्यादा जो है चांसेस रहेंगे कि ये कंट्री का जो प्रोग्रेस है, ये नहीं बोलूंगी कि ये इससे अच्छा ही होगा, लेकिन पिछले अपने ही रैंक्स के मुकाबले में इसका प्रोग्रेस बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी आती है
तो वो जिन नॉर्म्स को, जिन रूल्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाती है ना, वो अपने हिसाब से, अगली वाली आती है उसको हटा करके कुछ और लेकर आती है, उससे अगली आती है उसे हटाकर कुछ और लेकर आती है। सो दोज थिंग्स आर वेरी रिक्वायर्ड कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर 5 इयर्स का टेन्योर है आपकी कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी के रहने का, तो वो 5 इयर्स का ही कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अच्छे से काम ना करे पार्टी और उसे बिफोर 5 इयर्स जो है हमें हटाना पड़े, उसे 2 इयर्स में हटाना पड़े, बार बार हमें री इलेक्शन करने पड़ रहे हो। इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो खराब होगी और ऑब्वियसली ये इफेक्ट करेगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्टेट है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, क्या बोला था मैंने अभी आपको कि स्टेबिलिटी की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि स्टेट ही, ठीक है, स्टेट मेक्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। आपने देखा होगा इफ यू आर स्टडीड इन क्लास 12 कि जो हमारी कंट्री थी, इंडिया थी, इसको पहले कहा गया था कि मतलब अपने अंदर ही करो जो ट्रेड करना है। ठीक है, यू कैन नॉट गो ग्लोबल, यू कैन नॉट गो इंटरनेशनल प्रॉपरली। ना बाहर से सामान को अच्छे से इधर आने दिया जा रहा था, बहुत सारा टैक्स और ये सारी चीजें थी, मतलब इतने अच्छे से हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और ना ही इधर से, तो मतलब बहुत सारी इंटरफेरेंसेस थी। तो वो क्या थी? इकोनॉमिक पॉलिसी। जैसे ही 1991 में एलपीजी लॉन्च हुई, ठीक है, इट्स अगेन अ पॉलिसी, तो इस पॉलिसी के अंडर इन्होंने बोला कि नाउ यू आर फ्री टू ट्रेड, नाउ यू आर फ्री टू ट्रेड ग्लोबली, जिस मर्जी देश में करो, जहां से मर्जी से मंगवाओ, ये सारी चीजें। तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इधर में, बस एक एग्जांपल के तौर पे मैंने उनको बता दिया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन बनाता है? स्टेट। तो इसकी वजह से भी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट एनफोर्सेस इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, स्टेट इन्फोर्सेस इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब है कि बनाकर छोड़ नहीं देती है, वो उसका पूरा ध्यान रखती है, पूरा उसे अच्छी तरह से लागू करवाने में भी पूरा जो है सहयोग करती है, पूरा रोल निभाती है अपना। ठीक है, सो दैट इज स्टेट एनफोर्सेस इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, फोर्थ वन इज इकोनॉमिक सिस्टम इज लेट डाउन बाय द स्टेट। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम इज लेट डाउन बाय द स्टेट। जो भी किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम रहता है ना, जो उसे बेसिकली कौन देखता है? स्टेट देखती है, वहां की गवर्नमेंट देखती है। देखो, हमारी इकोनॉमी है, अगर इफ वी हैव अ इकोनॉमी, तो उसके क्या क्या पार्ट्स रहेंगे? सबसे पहला, यस, बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद वी हैव फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। ये सारे जो है ये कहीं ना किसी तरह से हमारी इकोनॉमी में जो है अपना अपना रोल कर रहे हैं। तो ये सारे किसका पार्ट है? स्टेट का। ठीक है, लेट डाउन बाय द स्टेट। ओके, क्लियर? तो फिफ्थ पार्ट इज सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, भी यही करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक। तो अब देखो कितनी सारी मैंने चीजें आपको बताई, कितने सारे मिनिस्टर्स मैंने बताए जो कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड रहते हैं, और वो सारी फील्ड्स किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का। और अगर इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर देश की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। सो सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स भी पॉलिटिकल साइंस की तरफ से हमें मिलती है। ओके, सो सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज कि जो रूल्स है अबाउट कंजम्पशन एंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी सारे यही बनाती है स्टेट। रूल्स रिगार्डिंग, मैं सी एंड डी लिख देती हूँ, सी एंड डी, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंजम्पशन के रिगार्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। कैसे? देखो, जो अमीर बनता है वो तो खा पी लेगा अपना आराम से, लेकिन जो बेचारा पुअर है, उसे सब्सिडी चाहिए, उसको और भी सहूलतें चाहिए, उसको जो सस्ते में राशन चाहिए, उसको फ्री में भी कुछ राशन चाहिए। तो वो सारी चीजें कि किस तरह से हमें कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कैसे बांटना है, किस तरह से इक्वालिटी को लेकर आना है। तो इकोनॉमिक्स का जो बेस फंडा है ना, वो इक्वालिटी। ठीक है, कि जो अगर कोई रिसोर्स है, ऐसा ना हो कि उसे एक बहुत बड़ी जो है पॉपुलेशन उससे वंचित रह रही हो और एक छोटी सी पॉपुलेशन उसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हो। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है, तो अब इतने में
देखा हमने कि क्या क्या पॉलिटिकल साइंस देती है इकोनॉमिक्स को। अब उल्ट, अब इकोनॉमिक्स ने पॉलिटिकल साइंस को क्या देना है, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक्स अब पॉलिटिकल साइंस को क्या देगी, इनइक्वालिटीज गिव बर्थ टू रेवोल्यूशन। मैंने अभी वहां पे क्या बोला कि इनइक्वालिटी नहीं होने देनी है, ठीक है। इनइक्वालिटी गिव्स बर्थ टू रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होते हैं भाई, क्रांति। अच्छा यहाँ से मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ फ्रांसीसी क्रांति की, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वी हैव स्टडीड, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि वो जो लोग थे, वो जो नॉर्मल पीपल थे, वो इतने ज्यादा बेचारे डिस्ट्रेस थे, इतने ज्यादा परेशान थे कि वो अपना डेली का ब्रेड भी नहीं खा पा रहे थे। और जब वो अपनी इस कंप्लेंट को रानी के पास लेकर जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल पीपल नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन जो रिच हैं, जो क्लर्जीज हैं, जो फर्स्ट क्लास है वहां की, वो आराम से खा पा रही है। तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं किंग के पास, वहां पे किंग अनअवेलेबल रहता है। तो जब वो रानी को बताते हैं कि मतलब रानी के पास उसका दरबारी आता है, उसको बताता है कि ये जो लोग हैं कंप्लेंट लेकर आए हैं, बोल रहे हैं कि हम ब्रेड नहीं खा पा रहे हैं। तो वो रानी मतलब बहुत अमीर थी, उसे नहीं मालूम था कि दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द इवन ब्रेड के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां का खाना जो है, वहां की रोटी जो है वो ब्रेड ही होती थी, ठीक है। तो रानी को नहीं मालूम था। तो जब रानी को ये बात पता चली तो रानी ने इस बात को मजाक में लिया। उन्होंने बोला अच्छा ब्रेड नहीं खा पा रहे हैं, इनको बोलो केक खाओ, अगर ब्रेड नहीं खा पा रहे हो तो केक खाओ। तो उन लोगों को ये बात उल्टी लग गई, उन लोगों को ये बात हर्ट करी कि हमें ब्रेड भी नसीब नहीं हो रही हो, ये हमारी सिचुएशन का जो है मजाक उड़ा रही है, हमें बोल रही है कि ब्रेड केक खाओ। तो ये जो है कहीं ना कहीं से इनइक्वालिटी थी, और उसके बाद वो रेवोल्यूशन आई, इस वजह से भी वो रेवोल्यूशन की आग बहुत ज्यादा भड़की थी, ठीक है। सो नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल साइंस। अब सपोज कोई कंट्री है, उसकी इकोनॉमी ना सारी कंट्रीज से लास्ट पे है, तो वहां का जो पॉलिटिकल लीडर होएगा वो क्या करेगा, इसको इकोनॉमी को ऊपर करने की तरफ लगेगा। लेकिन इफ कोई इकोनॉमी जो है, कोई कंट्री ऐसी है जिसकी इकोनॉमी इज गुड, इज डूइंग गुड, लेकिन वहाँ पे हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वो हेल्थ की तरफ ध्यान देगा। तो मीन्स कहीं ना कहीं से जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो पॉलिटिकल साइंस को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो हेल्थ वगैरह भी सारी, ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक कंडीशंस में ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद political ideologies are outcomes of economic conditions. Political ideologies are outcomes of economic conditions. देखो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हमने देखा था कि कोई कह रहा है कि ऐसे है भाई स्टेट, कोई कह रहा है कि ऐसे है, कोई कहेगा कि ऐसे होना चाहिए, कोई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग उसमें नेता हैं, कोई बोलेगा ऐसा होना चाहिए, कोई बोलेगा वैसा होना चाहिए। तो वो सारे क्या अपनी आइडियोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन बेस्ड किस पर है, किस रीजन की वजह से आइडियोलॉजीज लेकर आ रहे हैं। आइडियोलॉजीज एक तरह का सोल्यूशन ही हम देते हैं ना, कि यहाँ वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए ये करना चाहिए, उसके लिए ये करना चाहिए। तो इकोनॉमिक कंडीशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। फोर्थ वन इज के इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंसेस पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सिस्टम इन्फ्लुएंसेस पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। देखो हाउ, जब 1991 में एलपीजी की बात करी हमने, ठीक है, तो क्या हो रहा था कि अपने ही देश में जो चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जो भी चीजें हैं, सबका जो मार्केट था वो ठप सा हो रहा था, ठीक है। प्लस हमारा जो फॉरेन रिजर्व का जो स्टॉक रहता है वो भी कम हो रहा था, जिस वजह से वो क्या थी, इकोनॉमिक सिस्टम था हमारा जो वो बुरा था, बुरी हालत में था, जिस वजह से गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसी लेकर आनी पड़ी, एलपी। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंसेस पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, इस एग्जांपल के साथ आप बता सकते हो, ठीक है।
उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ स्टेट। कैसे? देखो मैंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ स्टेट। देखो स्टेट जो है वो, नेशन जो है वो कैसे बनता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेसिकली अगर हमने 9th में पढ़ा तो उसमें हम देखते हैं कि ऑल दोज एक्टिविटीज, ठीक है, हर वो एक्टिविटी जिसमें कि हम अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, जिसमें कि हम अर्निंग के बारे में सोचते हैं, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहती हैं। तो यही है, यही रीजन है, इसी वजह से जो है स्टेट का जन्म कहीं ना किसी व्यक्ति से हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में हम करेंगे कि दोनों में भाई अब डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस जो है हम इसको करेंगे अब। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं उस चीज को, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। फॉर है डिफरेंसेस। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हर किसी में रहा वो इसमें भी है, यस, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो दोनों का सब्जेक्ट मैटर जो है वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। इसमें पॉलिटिकल उसको देखना है, पॉलिटिकल सिचुएशन को। इसमें क्या देखना है, इकोनॉमिक्स में हमने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सारी चीजों को कवर करना है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, मेथड ऑफ स्टडी डिफरेंस है। ठीक है, इसमें जो मेथड ऑफ स्टडी है वो इवैल्यूएटेड है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, स्टैट है, इसमें इवैल्यूएटेड है। ये मेथड ऑफ स्टडी की बात कर रही हूँ। ठीक है, दोनों का डिफरेंट है। इसमें क्या है, पॉलिटिकल साइंस में भाई मैन का बिहेवियर देख रहे हैं, ठीक है, कंट्री का बिहेवियर देख रहे हैं, ग्रुप्स का बिहेवियर देख रहे हैं, ये सारी ये वाली बातें। ठीक है, उसके बाद नेचर जो है, इसका नेचर कैसा है, फिजिकल है, इसका नेचर नॉन फिजिकल है। कैसे? अब सपोज मैंने बोला कि वो वाली पार्टी जो है वो किसी ना किसी तरह से मेरी कंट्री के लिए अच्छी, तो इसे मैंने मुंह से बोल दिया, कोई बातें मैं प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन क्या वो चीज फिजिकली प्रेजेंट है कि वो कैसे अच्छी नहीं है? क्योंकि ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें है ना, तो ये मतलब सिर्फ बातों में प्रेजेंट है, फील करने के लिए प्रेजेंट है, लेकिन नॉर्मली या फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो चीजें रहती है वो फिजिकली प्रेजेंट है, क्योंकि हम इसमें डिमांड कर रहे हैं, हम इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसमें सेल कर रहे हैं, हम इसमें तरह तरह की ये वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से ये फिजिकल है, इट्स नॉट फिजिकल। ठीक है, उसके बाद है प्रिडिक्शंस की बात। इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी असम्पशंस पर चलती है, लेकिन इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं, कोई असम्पशन नहीं होती, नो असम्पशन। इफ यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि हम हर एक चीज जब करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलते हैं। अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड भी कर रही हूँ तो मैं उसमें कुछ ना कुछ अज्यूम करके चल रही हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें असम्पशंस जो है वो काम कर जाती है, लेकिन इसमें नहीं करती। तो यही दोनों का डिफरेंस है। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो फ्रेंड्स में भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे लेसन नंबर 3 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्लेस्ड डे।